आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे नीट एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 12। इसमें डी एवं एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। एस और पी ब्लॉक आपके एनसीईआरटी में पुरानी वाली में था, उसको कोर्स से हटा दिया गया है, तो जो नई एनसीईआरटी में है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो डी और एफ ब्लॉक के तत्व, तो देखिए इसमें कह रहा है कि आयरन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड सभी संक्रमण तत्वों में आते हैं जिन्होंने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर देखिए संक्रमण तत्व शब्द आ गया है, इसको अंग्रेजी में ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो संक्रमण तत्व का मतलब होता है ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से सिर्फ एक ऑर्बिटल में ही प्रवेश ना करे बल्कि एक से अधिक ऑर्बिटल में प्रवेश करे, तो उन तत्वों को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे तक सोचें तो कह सकते हैं कि संक्रमण तत्व जो होते हैं उनकी एक से अधिक संयोजकता होती है या वैलेंसी होती है, और इनकी एक से ज़्यादा संयोजकता होने के कारण ही इनको संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब आगे थोड़ा हम और जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा विस्तृत जानकारी हमको और मिलेगी। तो देखिए इसको इंग्लिश में भी थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है संक्रमण तत्वों के लिए। अब देखिए कह रहा है कि आंतरिक संक्रमण तत्व जैसे थोरियम, पैलेडियम तथा यूरेनियम आधुनिक काल में नाभिकीय ऊर्जा के श्रेष्ठ स्रोत सिद्ध हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए पीए हमारा पैलेडियम नहीं प्रोटैक्टिनियम है, पैलेडियम पीडी होता है। तो थोरियम, प्रोटैक्टिनियम और यूरेनियम ये आधुनिक काल में नाभिकीय ऊर्जा के श्रेष्ठ स्रोत सिद्ध हो रहे हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा के हमारे न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये सबसे श्रेष्ठ स्रोत हैं। अब नीचे देखते हैं, कह रहा है आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में वर्ग 3 से 12 के तत्व आते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हमारा डी ब्लॉक है उसमें 3 से 13 वर्ग तक के तत्व आते हैं, जिसमें चारों दीर्घ आवर्तों में डी कक्षक भरे जाते हैं। जो हमारे दीर्घ आवर्त हैं उनमें डी कक्षक भरे जाते हैं। दीर्घ आवर्त का मतलब लॉन्ग पीरियड है जो, उसमें डी ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं। अब ये ऑर्बिटल्स या कक्षक के बारे में हम लोगों ने पहले जो चैप्टर पढ़ा था पुराने समय में, उनमें डिटेल में हमने बताया है आपको। जैसे हमने बताया था कि एस, पी, डी और एफ ये हमारे पास सबसेल हैं, इनको सबसेल बोलते हैं। यस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं और एफ में 7 होते हैं। ये डिटेल हमने आपको बताया है। तो इस प्रकार से सबसेल हैं एसपीडीएफ। इनमें देखिए सेल, फिर से एक बार समझ लीजिए कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? चक्कर लगाने वाले पथ को ऑर्बिट बोलते हैं, कक्षा। और इसको KLMNO इस तरह लिखते हैं।
और इस जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसी में सब कक्षा होती हैं, सब सेल, उनको sp-df बोलते हैं। और उन्हीं सब सेल में कक्षक होते हैं जिनको ऑर्बिटल बोलते हैं। तो s में 1, p में 3, d में 5, f में 7 होते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये डिटेल में हमने आपको पहले बता दिया है। तो वही कह रहा है कि जो 3 से 12 वर्ग के तत्व हैं ये सब डी ब्लॉक में आते हैं आवर्त सारणी में, यानी पीरियोडिक टेबल में। और इनमें जो लॉन्ग पीरियड हैं उनमें डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व हैं जिनमें दीर्घ आवर्तों में 4f तथा 5f कक्षक उत्तरोत्तर भरे जाते हैं। इन्हें आवर्त सारणी के नीचे एक अलग खंड में रखा गया है। तो ध्यान दीजिए कि जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनमें क्या होता है, जो दीर्घ आवर्त है उनमें 4f तथा 5f कक्षक उत्तरोत्तर भरे जाते हैं। उत्तरोत्तर का मतलब पहले 4f फिर 5f। इन्हें आवर्त सारणी के नीचे एक अलग खंड में रखा गया है, इनको अलग से रखा गया है। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों को क्रमशः संक्रमण तत्व एवं आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको संक्रमण ट्रांजिशन और एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब संक्रमण और आंतरिक संक्रमण का क्या मतलब है भाई, 3 से 12 तक जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें लॉन्ग पीरियड जो है उनमें डी कक्षक भरे जाते हैं। डी कक्षक एक क्रम में भर गए, लेकिन जो एफ ब्लॉक है उसमें 4f और 5f 2 सीरीज बन जाती हैं। तो पहले 4f भरता है फिर 5f, तो 2 हो गए। तो इसलिए इनको आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। जब हम इनको क्रम से लिखेंगे तो D और S बाहरी होंगे। जैसे हम लोग अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है उसका 52 है एटॉमिक नंबर, उसको लिखेंगे तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s ऐसे क्रम से भरते हैं। तो एफ आएगा, एफ के बाद डी आएगा, फिर यस आएगा, यानी ये आंतरिक पोजीशन में रहेगा, एफ सबसे बाहर नहीं रहेगा। इसलिए आंतरिक संक्रमण तत्व इनको कहते हैं एफ ब्लॉक वालों को। आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से बात हमको समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखिए इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों को। और यहाँ पर 4f एंड 5f ऑर्बिट आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड। प्रोग्रेसिवली का मतलब पहले 4f फिर 5f हम लोग भरेंगे। अब देखिए संक्रमण तत्वों की मुख्य रूप से 4 श्रेणियां हैं। 3D श्रेणी जिसमें स्कैंडियम से जिंक तक तत्व आ जाएंगे। इसके बाद 4f में जो 4D श्रेणी रहेगी उसमें Y से CD तक के तत्व आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए Y एट्रियम तत्व है एक, CD हमारा कैडमियम है। ये 4D श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। कहने का मतलब कि जब हम लिखते चले जाएंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d, तो 4d सीरीज में सारे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और लैंथेनियम और हाफनियम से Hg तक हमारा क्या होगा 5d सीरीज होगी। तथा चौथी जो सीरीज होगी 6d सीरीज होगी, जिसमें एक्टिनियम से लेकर के Rf से Cn तक तत्व आते हैं। तो ये सब सीरीजें हैं। ये आप आवर्त सारणी देखेंगे तो उसमें विस्तृत रूप से आपको मिलेगा। इसको नए सिरे से बताने की हमको कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जो सीरीज है वो एक्टिनियम से शुरू होती है, तो इसे एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं जैसा यहाँ लिखा है। और जो लैंथेनाइड से शुरू होगी लैंथेनम से, उसे लैंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। अब ये हमारा रदरफोर्डियम है और ये
कॉपर्नियम है। ये तत्वों के नाम है रदरफोर्डियम, कॉपर्नियम। तो ये एक्टिनाइड सीरीज के अंतर्गत रदरफोर्डियम से कॉपर्नियम तक तत्व आते हैं। तो इस पूरी सीरीज को एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। और आंतरिक संक्रमण तत्व जो हैं 4F के अंतर्गत तथा 5F के अंतर्गत, तब 4F के अंतर्गत C से Lu तक आते हैं तथा 5F के अंतर्गत TH यानी थोरियम से Lr तक आते हैं। तो इनको क्रमशः लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। जो लैंथेनाइड ग्रुप में यहाँ से यहाँ तक है लैंथेनाइड ग्रुप, और एक्टिनियम में RF से CN तक जो है ये सब एक्टिनाइड ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। जब आप आवर्त सारणी देखेंगे तो उसमें विस्तार से नीचे अलग ब्लॉक बना करके इनको रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए Ce को सीरियम बोलेंगे, Lu को लुटेटियम बोलेंगे, TH को थोरियम बोलेंगे और Lr को लॉरेंसियम बोलेंगे। तो ये जब आप NCERT की किताब खोलेंगे जहाँ पीरियडिक टेबल बनी है तो ये सब विस्तार से आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये तो बात हो गई कि किसको लैंथेनाइड किसको एक्टिनाइड बोलेंगे, ये सब लिखा हुआ है और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें गहराई से जो हमको समझना है उधर हम अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए कह रहा है कि मूल रूप से संक्रमण धातु नाम इस तथ्य से आया कि इनके रासायनिक गुण S तथा P ब्लॉक के मध्य परिवर्ती होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि मूल रूप से जो ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल शब्द आया वो किस लिए आया, तो वहाँ इसलिए आया क्योंकि इसके जो रासायनिक गुण हैं वो S तथा P ब्लॉक के मध्य परिवर्ती होते हैं। यानी कुछ में S ब्लॉक के लक्षण पाए जाएंगे तो कुछ में P ब्लॉक के। तो S और P ब्लॉक के मध्य इनके जो कैरेक्टर हैं वो बदलते रहते हैं। अब IUPAC के अनुसार संक्रमण धातुओं को ऐसी धातुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके परमाणु अथवा आयन में D कक्षा का अपूर्ण होते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको अलग लाइन से हम अलग कलर से अंडरलाइन करेंगे कि IUPAC नामनक्लेचर जो है, नाम पद्धति जो है, उसके आधार पर अगर हम देखा जाए तो संक्रमण धातु किन्हें कहते हैं, तो संक्रमण धातुओं को अगर परिभाषित करना है तो हम इस आधार पे कर सकते हैं कि इनके परमाणु अथवा आयन में D कक्षा का पूर्ण होते हैं। तो D कक्षा का अगर D ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उसे हम ट्रांजिशन मेटल या संक्रमण धातुएं कह सकते हैं। वर्ग 12 के जिंक, कैडमियम तथा मरकुरी में उनकी मूल अवस्था तथा उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में पूर्ण D10 विन्यास है और इसीलिए इन्हें संक्रमण धातु नहीं माना जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 12 वर्ग के अंतर्गत क्या है कि जो हमारी जिंक, कैडमियम और मरकरी है इनमें D10 मतलब पूरी तरह से भरा हुआ है, इसलिए इन्हें हम संक्रमण धातु नहीं मानेंगे। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। जबकि D ब्लॉक में वर्ग 3 से 12 तत्व के तत्व आते हैं, लेकिन वर्ग 12 में हमारा जो जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, चूँकि इसमें D10 पूरी तरह से भरा हुआ है इसलिए इन्हें संक्रमण धातु हम नहीं मानेंगे, क्योंकि संक्रमण धातु हम उन्हीं को मानेंगे जिनमें D कक्षक अपूर्ण होते हैं। फिर भी क्रमशः 3D, 4D तथा 5D संक्रमण श्रेणियों के अंतिम सदस्य होने के कारण इनके रसायन का अध्ययन संकर्ण धातुओं के रसायन के साथ किया जाता है। तो चूँकि ये 3D, 4D तथा 5D जो संक्रमण श्रेणियाँ हैं, ट्रांजिशन सीरीज है, उनके अंतिम सदस्य होने के नाते इनका भी अध्ययन हम संक्रमण धातुओं के रसायन विज्ञान में संक्रमण धातुओं के साथ करते हैं। ये बात निकल करके आई। इनके परमाणुओं में आंशिक भरित D तथा
F कक्षकों की उपस्थित संक्रमण तत्वों को असंक्रमण तत्वों से अलग कर देती है। तो ध्यान दीजिए कि जो आंशिक भरे हुए या पार्शियली फिल्ड डी और F कक्षक हैं, ऑर्बिटल हैं, उनकी उपस्थिति संक्रमण और असंक्रमण तत्वों को यानी ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन मेटल जो हैं उनको अलग करने का काम करती है। मतलब इस लक्षण के आधार पर हम ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन या संक्रमण और असंक्रमण तत्वों को अलग कर सकते हैं। इसीलिए संक्रमण तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन अलग से किया जाता है। फिर भी संयोजकता का सामान्य सिद्धांत जो असंक्रमण तत्वों पर लागू होता है, संक्रमण तत्वों पर भी सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया जा सकता है। तो जो संयोजकता का सिद्धांत है, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है, उसको हम जैसे नॉन ट्रांजिशन मेटल के लिए यूज करते हैं वैसे ट्रांजिशन मेटल के लिए हम यूज कर सकते हैं। अनेक बहुमूल्य धातुएं जैसे सिल्वर, गोल्ड तथा प्लैटिनम और औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण धातुएं जैसे आयरन, कॉपर तथा टाइटेनियम सभी संक्रमण धातुएं हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनका हम अगर विन्यास बनाएंगे तो उसमें डी कक्षक अगर अपूर्ण है तो हम उनको संक्रमण धातु मानेंगे। तो नाम का कोई महत्व नहीं है, हमें उनका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, उनको भरेंगे। अगर डी कक्षक अपूर्ण है तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिशन मेटल है। इस एकक या अध्याय में हम संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता तथा सामान्य गुणों पर विचार करेंगे, जिसमें प्रथम पंक्ति 3D के तत्वों के गुणों में प्रवृत्ति पर अधिक ध्यान देने तथा उनके कुछ प्रमुख यौगिकों के विरचन व गुणों का अध्ययन करेंगे। इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देखते हैं। कह रहा है विरचन का मतलब निर्माण, प्रिपरेशन, और प्रॉपर्टीज का मतलब उनके लक्षण या गुणधर्म। तत्पश्चात आंतरिक संक्रमण तत्वों के सामान्य पहलुओं जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर विचार करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक और ऑर्बिटल कैसे भरे जाएंगे और ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रासायनिक क्रियाशीलता, इनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अब संक्रमण तत्व डी ब्लॉक, तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं डी ब्लॉक के, उनको हम स्टडी अभी करेंगे। तो आवर्त सारणी में इनकी स्थिति क्या है? तो आवर्त सारणी का बड़ा मध्य भाग डी ब्लॉक से घिरा हुआ है। आप जब आवर्त सारणी खोल के देखेंगे, आप जब इस चैप्टर को पढ़ें तो आवर्त सारणी अपनी किताब में खोल करके बगल में रखेंगे और पढ़ते चले जाएंगे, तो एक एक बात स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगी। जिनके दोनों ओर एस तथा पी ब्लॉक स्थित हैं। तो डी ब्लॉक मध्य में बहुत बड़ा है, जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे आवर्त सारणी तो उसमें मिलेगा, और उनके अगल बगल एस और पी ब्लॉक के तत्व मिलेंगे। इनके परमाणुओं में उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तथा इस प्रकार संक्रमण धातुओं की 4 पंक्तियां अर्थात 3D, 4D, 5D तथा 6D प्राप्त होती हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, उपांतिम ऊर्जा स्तर, मतलब डी वाला अंतिम नहीं रहेगा, उसके बाद भी यस रहेगा, पी रहेगा, यस हो सकता है या पी कुछ भी, लेकिन अंतिम नहीं रहेगा, डी उपांतिम लिखा है, ध्यान दीजिए। तो ये जो है जब भरे जाएंगे तो डी हमारा अंतिम नहीं होगा, उपांतिम ऊर्जा स्तर रहेगा। संक्रमण तत्वों की यह श्रेणियां सारणी 4.1 में दर्शाई गई हैं। तो 4.1 जो सारणी है उसको अभी हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में
पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो जैसा हमने आपको बताया है उसी के हिसाब से हम लोग बात को समझेंगे। तो सामान्य रूप से इन तत्वों के बाह्य कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D1 to 10 ns1 to 2 है। अब देखिए वही उपांतिम आ गया, यानी अंतिम से अंतिम जो ना हो, अंतिम के पहले डी आया ना, अंतिम में यस है तो डी में भरा जाएगा 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन, और ये आगे एस ऑर्बिटल है, एस सबसेल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका जो है आप लोग समझ लीजिए, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, n-1 आंतरिक डी कक्षकों को इंगित करता है जिनमें 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जैसा यहाँ पर दिया गया है, तथा बाह्यतम ns कक्षक में 1 अथवा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर S के लिए कक्षक शब्द यूज कर रहा है, D के लिए कक्षक शब्द यूज कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, जो S और D हैं ये D सबसेल है, ऑर्बिटल नहीं है। और D में 5 ऑर्बिटल होंगे। जैसे ये पूरा D हमारा सबसेल है, इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल हैं। ध्यान दीजिए, D सबसेल में 5 ऑर्बिटल हैं, यहाँ D ऑर्बिटल लिख रहा है, S ऑर्बिटल लिख रहा है, S ऑर्बिटल लिख रहा है, D ऑर्बिटल लिख रहा है। इसको आपको समझना है। हमारे हिसाब से D सबसेल है, उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कमरे हैं, कमरे कह सकते हैं, वो हमारे ऑर्बिटल हैं। लेकिन लिख रहा है तो अब मानिए इस बात को। इसी में जब नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर दिक्कत आती है। पूछेगा D सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो D सबसेल में हमारे 5 ऑर्बिटल हैं, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा 10। D सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। लेकिन अगर पूछ ले एक D ऑर्बिटल, एक D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो एक में तो 2 ही भरेंगे, तो फिर आंसर हमारा 2 हो जाएगा। विपरीत चक्रण यानी अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रह सकते हैं। तो देखिए 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। D सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आंसर 10 होगा क्योंकि 5 ऑर्बिटल हैं। और एक D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 रह सकते हैं क्योंकि 5 ऑर्बिटल हैं और एक में पूछा गया। अगर 5 ऑर्बिटल में पूछता कि D के 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, तब 10 हो जाता आंसर। तो ये क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी नीट में पूछा जाएगा। तो अगर ऑर्बिटल और सबसेल हम एक ही को मानेंगे तो कैसे आंसर दे पाएंगे, ये बात चिंता का विषय है, परंतु लिख रहा है तो समझिए। अब देखिए आगे कह रहा है, कह रहा है n-1 आंतरिक D कक्षकों को इंगित करता है जिनमें 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तथा बाह्यतम NS कक्षक में 1 अथवा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 या 2, परंतु n-1 D तथा NS कक्षकों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर के कारण इस सामान्य नियम के अनेक अपवाद हैं। ध्यान दीजिए कि चूंकि N और D जो हमारा सबसेल है, इसमें ऑर्बिटल लिखा है कक्षक, तो इनमें जो एनर्जी का लेवल है
उसमें बहुत कम अंतर होने के कारण बहुत सारे इसके अपवाद या एक्सेप्शन मिलते हैं। पुनश्च अर्ध एवं पूर्ण भरित कक्षकों का स्थायित्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। ध्यान दीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए जो ऑर्बिटल्स होंगे उनका स्थायित्व या स्टेबिलिटी अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसका परिणाम 3D श्रेणी के संक्रमण तत्वों क्रोमियम तथा कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में प्रतिबिंबित होता है। तो क्रोमियम और कॉपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि क्रोमियम में 3D4 4s2 के स्थान पर 3D5 4s1 विन्यास है। तो नियमतः जब हम लिखेंगे तो 3D4 और 4s2 आएगा, जब 1s 2s2p 3s 3p 4s 3D4p 5s 4d 5p 4s इस तरह लिखेंगे। जब भरेंगे तो 3D4 भरा जाएगा, 4s2 भरा जाएगा। लेकिन चूंकि आधा भरा हुआ कक्षक ज़्यादा स्थायी होता है तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे उसमें स्थायित्व का ध्यान रखेंगे। तो चूंकि आधा भरा हुआ ज़्यादा स्थायी होता है तो ये जो 3D होगा 1 2 3 4 इसको पूरा भरा हुआ बनाएंगे तो 5 इसमें भरेंगे। तो 3D4 की जगह 3D5 करेंगे और जो SR सबसेल का इलेक्ट्रॉन है वो D सबसेल में ले आएंगे और 4 को 5 कर देंगे और 2 को 1 करेंगे। क्योंकि हमने पढ़ लिया कि आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ऑर्बिटल्स का वो ज़्यादा स्थायी होता है। तो तत्व स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें बनाना है कि स्थायित्व उसमें झलके। अब देखिए 3D तथा व 4s कक्षकों की ऊर्जाओं में अंतर इतना कम है कि वह 4s इलेक्ट्रॉन के 3D कक्षक में प्रवेश को रोक नहीं पाता। इसीलिए यहाँ पर S से D में इलेक्ट्रॉन उछल के आ गया और 4 की बजाय 5 हो गया। इसी प्रकार से कॉपर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D9 4s2 न होकर 3D10 4s1 है। तो इसको ध्यान देना है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्यों ऐसा है। तो वो इसलिए ऐसा है कि 3D और 4s कक्षक हैं, उनके ऊर्जा में अंतर बहुत कम है, जिससे 4s से उछल के इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है 3D में। संक्रमण तत्वों की मूल अवस्थाओं में बाह्य कक्षकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास साड़ी 4.1 में दिए गए हैं। तो साड़ी 4.1 है। हमें बस ये देखना है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और वो हमने अभी देख लिया। अब इतना समय नहीं है कि इनको एक एक करके हम लोग इनका एनालाइज करें। तो इनको आप बैठ के समझिएगा, चाहें तो बनाइएगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए जिंक, कैडमियम, Hg यानी पारा तथा Cn के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य सूत्र n-1 D10 NH2 से प्रदर्शित किए जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है। थोड़ा सा इंग्लिश वाली बुक में देखते हैं। हिंदी इंग्लिश से थोड़ा जो गड़बड़ी होती हैं वो पकड़ में आ जाती हैं। यहाँ पर देखिए जो फार्मूला लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का n-1 D10 है और NH2 है। हिंदी वाली में देखें तो भी यही है n-1 D10 NH2 है। लेकिन इसके ऊपर देखिए हमने देखा है n-1 D1 to 10 NS1 to 10 है। ये जो है D ब्लॉक के तत्वों के लिए है, ठीक ना। बाह्य कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये D जो D ब्लॉक के एलिमेंट है उनके बाह्य कक्षकों का। और यहाँ पर क्या है
Zn, Cd, Hg तथा Cn के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कुल मिलाकर के इनमें जो आंतरिक कक्षक है d ऑर्बिटल वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। d सबसेल के जो ऑर्बिटल हैं वो पूर्ण रूप से भरे हुए होंगे। इन तत्वों की मूल अवस्थाओं तथा सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं में इनके कक्षक पूर्ण भरित होते हैं। तो इनमें क्या है कि इनके कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं माना जाता है। तो संक्रमण तत्वों के साथ लिखे तो जाते हैं, लेकिन ये संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि इनका डी सबसेल के पूरे ऑर्बिटल्स पूर्ण रूप से भरे हुए देखे जा रहे हैं। अब देखिए, संक्रमण तत्वों के डी कक्षक अन्य कक्षकों यस व पी की अपेक्षा परमाणु की सतह पर अधिक प्रक्षिप्त होते हैं, अतः वे अपने परिवेश से अधिक प्रभावित होते हैं तथा इसी प्रकार अपने चारों ओर के परमाणुओं अथवा अणुओं को भी प्रभावित करते हैं। तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि द ऑर्बिटल इन दीज एलिमेंट आर कम्प्लीटली फिल्ड इन द ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन दियर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, देयरफॉर दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इसलिए Zn, Cd, Hg, Hcn इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट के अंतर्गत नहीं रखेंगे, क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरे हुए होते हैं। The d orbital of the transition element protrude to the periphery of an atom more than the other orbitals, that is S and P. Hence, they are more influenced by the surrounding as well as effect the atom or molecule surrounding them. तो कहने का मतलब ये है कि जो डी कक्षक हैं या एसपी की तुलना में परमाणु की सतह पर अधिक प्रक्षिप्त होते हैं, अतः वे अपने परिवेश से अधिक प्रभावित होते हैं तथा इसी प्रकार अपने चारों ओर के परमाणु अथवा अणुओं को भी प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रक्षिप्त का मतलब ज्यादा बड़े पैमाने पर प्रक्षिप्त होते हैं परमाणु की सतह पर। अब आगे देखिए, कह रहा है कुछ पहलुओं में एक से विन्यास n d की पावर n, जहाँ पर n 1 से 9 तक है, वाले आयनों में समान चुंबकीय इलेक्ट्रॉनिक गुण पाए जाते हैं। कह रहा है कुछ पहलुओं में एक से विन्यास d की पावर n, जहाँ n हमारा 1 से 9 तक हो सकता है, वाले आयनों में समान चुंबकीय इलेक्ट्रॉनिक गुण पाए जाते हैं। तो d ऑर्बिटल में 1 से 9 तक अगर इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनमें हम ये देखते हैं कि 1 हो या 2 हो या 3 हो या 9 तक जो कुछ भी हो, उनमें जो चुंबकीय इलेक्ट्रॉनिक गुण है वो समान पाए जाते हैं। ये भी लक्षण देखने को मिला है। अब देखिए, कह रहा है कि आंशिक रूप से भरित डी कक्षकों के कारण ये तत्व कुछ अभिलक्षणिक गुण दर्शाते हैं, जैसे अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रंगीन आयनों का बनना तथा अनेक प्रकार के लिजेंड के साथ संकुल निर्माण आदि। तो कहने का मतलब ये है कि पार्शियली फिल्ड होने के कारण डी ऑर्बिटल इनके कुछ अलग कैरेक्टर पाए जाते हैं, जैसे इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं यानी ऑक्सीडेशन नंबर 1 से ज़्यादा हो सकता है, जो आयन है वो कलर्ड बन सकते हैं, अनेक प्रकार के लिगेंड के साथ संकुल निर्माण करना, मतलब अनेक जो लिगेंड है, आगे हम पढ़ेंगे लिगेंड क्या होता है, तो उनके साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं, यानी मिल करके बहुत सारे परमाणु आपस में मिल करके एक यौगिक बना सकते हैं। ये मोटी भाषा में कहने का मतलब है। संक्रमण धातुएं तथा इनके यौगिक उत्प्रेरकी गुण तथा चुंबकीय व्यवहार भी दर्शाते हैं। तो जो संक्रमण तत्व हैं, इनके जो धातुएं हैं और उनके यौगिक जो हैं वो कैटालिस्ट की तरह कैरेक्टर दिखा सकते हैं तथा अनुचुंबकीय व्यवहार दिखाते हैं। अनुचुंबकीय का मतलब यहाँ पर दिया गया है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर।
प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक, ये हम बोलते हैं। एनसीईआरटी में फिजिक्स वाली में अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। कह रहा है इन सभी विशेषताओं की विवेचना विस्तार से इस एकक में बाद में की गई है। बाद में हम इसको अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय के विषय में और विस्तार से पढ़ेंगे। कह रहा है असंक्रमण तत्वों के विपरीत संक्रमण तत्वों के गुणों में क्षैतिज समानताएं अधिक पाई जाती हैं, तथापि कुछ वर्ग समानताएं भी पाई जाती हैं। हम पहले सामान्य अभिलक्षणों तथा उनकी क्षैतिज पंक्ति, प्रमुखता 3D पंक्ति में प्रवृत्ति का अध्ययन करेंगे, अर्थात कुछ वर्ग समानताओं पर विचार करेंगे। निम्न खंडों में हम केवल संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी की व्याख्या करेंगे। तो क्षैतिज समानता का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल उनमें सिमिलरिटी पाई जाती है। तो जैसे हमने किसी जो पीरियड है उसमें चलना शुरू किया, जैसे 3D पंक्ति है तो उसमें जो कैरेक्टर है वो क्षैतिज पंक्ति जो 3D है, हॉरिजॉन्टल जिसको अंग्रेजी में कहेंगे, तो उनमें कुछ तत्वों में गुणों लक्षणों में समानताएं पाई जाएंगी। अब आगे देखिए आ जाता है क्वेश्चन, कह रहा है आप किस आधार पर यह कह सकते हैं कि स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक 21 है एक संक्रमण तत्व है, परंतु जिंक जिसका परमाणु क्रमांक 30 है नहीं है। कैसे हम कह सकते हैं? तो हमने अभी पीछे पढ़ा है कि हम संक्रमण तत्व उसी को कहेंगे जिसका डी कक्षक सबसेल है वैसे, लेकिन उसमें कक्षक बहुत सारे हैं, तो हम डी कक्षक जिसमें अपूर्ण होगा उसको संक्रमण मानेंगे और जिसमें पूर्ण होगा उसको संक्रमण नहीं मानेंगे। तो वही कह रहा है कि स्कैंडियम के मूल अवस्था में 3D कक्षक अपूर्ण, क्योंकि उसमें 3D जब भरा जाएगा तो 1 केवल 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, होने के कारण इसे संक्रमण तत्व माना जाता है। जबकि जिंक परमाणु में मूल अवस्था तथा ऑक्सीकृत अवस्था दोनों में ही इसका 3D कक्षक पूर्ण भरित यानी 3D10 होता है, अतः इसे संक्रमण तत्व नहीं माना गया। तो कहने का मतलब ये कि स्कैंडियम में 3D पूरा नहीं भरा है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि जिंक में 3D पूरा भरा है, 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 10 रह सकते हैं, 10 भरे हुए हैं, इसलिए जिंक को हम नहीं मानेंगे संक्रमण तत्व। अब देखिए यहाँ पर अगर लिखा जाए तो 21 को लिखेंगे तो 1s 2s 2p 3s 3d 1s 2s 2p 3s 3p 4s 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इस तरह लिखा जाता है। तो 2 2 6 2 6 2, तो ये 10 10 20 हो गया। 3D में 1 आ जाएगा। देखिए 3D में 1 है तो जिंक में 1 भर जाएगा। और अगर 30 होता है यहाँ पर तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 4s, तो यहाँ पर 3D10 हो जाता, पूरा 10 भर जाता, तो ये 30 हो जाता, यहीं पर रुक जाता अगर जिंक होता। तो जिंक में देखिए पूरा भर जाएगा d ऑर्बिटल, जबकि स्कैंडियम में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए स्कैंडियम हमारा संक्रमण तत्व है और जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। अब ये पाठ्य निहित प्रश्न जो है इनको हम बाद में इकट्ठा एक साथ करेंगे। अब आगे आ जाता है संक्रमण तत्वों डी ब्लॉक के सामान्य गुण, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।